नमस्ते और स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो अक्सर एक सीधी साधी कहानी लगता है, क्रिस्टोफर कोलंबस और अमेरिका की खोज। लेकिन जैसा हम देखेंगे ये कहानी उतनी सीधी है नहीं। असल में ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, ऐतिहासिक गलतफहमी थी। बिल्कुल। हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एशिया के लिए एक छोटा रास्ता खोजने का मिशन अनजाने में एक पूरे महाद्वीप के सामने आ गया और दुनिया का नक्शा ही बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जरूरी है समझना कि ये सिर्फ कोलंबस की कहानी नहीं है, ये उस जमाने की कहानी है। मतलब 15वीं सदी का यूरोप, उनकी सोच, उनकी महत्वाकांक्षाएं, सही। दुनिया के बारे में उनकी समझ या शायद गलतफहमी, और कैसे एक अनपेक्षित घटना ने पूरी दुनिया का इतिहास मोड़ दिया। वो माहौल, वो परिस्थितियां समझना जरूरी है। तो उसी माहौल पर थोड़ी बात करते हैं। 15वीं सदी के आखिर में यूरोप में क्या चल रहा था? एक बेचैनी तो साफ थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। एशिया से व्यापार करना था, मसाले, रेशम, ये सब चाहिए था। लेकिन जो पुराने रास्ते थे जमीन वाले, सिल्क रूट वगैरह, हाँ, वो मुश्किल हो गए थे। मतलब ऑटोमन साम्राज्य का कंट्रोल बढ़ गया था कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद, तो व्यापार महंगा और थोड़ा खतरनाक भी हो गया था। बिल्कुल। और इसी वजह से समुद्र पे नजर गई, खासकर पुर्तगाल और स्पेन दोनों में होड़ थी कि कौन पहले समुद्र के रास्ते इंडीज यानी एशिया पहुंचता है। पुर्तगाल तो अफ्रीका का चक्कर लगाकर कोशिश कर ही रहा था। हाँ, वो उसमें काफी आगे थे उस वक्त। बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंच भी गए थे, तो एक तरह का प्रेशर था स्पेन पर भी। इसी माहौल में नए आइडियाज को जगह मिली, कुछ बोल्ड, कुछ अजीब भी। और यही आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, जेनुआ के एक नाविक। उनका आइडिया तो काफी अलग था। हाँ, रेडिकल कह सकते हैं उस जमाने के हिसाब से। कि भाई अफ्रीका का चक्कर क्यों लगाना, सीधे पश्चिम में चलते हैं, अटलांटिक के पार। उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है, ये तो ठीक है, पर शायद उतनी बड़ी नहीं है जितनी लोग सोचते हैं। हाँ, उनका कैलकुलेशन। वो मानते थे कि पृथ्वी असल में काफी छोटी है और अटलांटिक महासागर भी ज्यादा चौड़ा नहीं है। तो पश्चिम जाकर वो सीधा एशिया के पूर्वी तट पर पहुंच जाएंगे, जापान या चीन। लेकिन ये कैलकुलेशन उस वक्त के एक्सपर्ट्स को ठीक नहीं लगा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर भूगोलवेत्ता मानते थे कि पृथ्वी कोलंबस के अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ी है और एशिया पश्चिम की तरफ बहुत बहुत दूर है। इसीलिए जब उन्होंने अपना प्लान पुर्तगाल के राजा को बताया 1484 के आसपास, मना कर दिया गया। हाँ, उनके सलाहकारों ने कहा ये प्रैक्टिकल नहीं है, हिसाब किताब गलत है। शायद उन्होंने कुछ पुराने नक्शों पर ज्यादा भरोसा कर लिया था या यूनिट्स में कोई गलती की थी। तो पुर्तगाल से तो बात नहीं बनी, लेकिन कोलंबस लगे रहे। वो स्पेन पहुंचे। हाँ, वहाँ कई साल लगे उन्हें, लेकिन स्पेन में रानी इसाबेला और राजा फर्डिनेंड वो अपना राज्य मजबूत कर रहे थे और पुर्तगाल से पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्हें इसमें एक मौका दिखा। बिल्कुल, एक बड़ा दाव था, पर फायदा भी उतना ही बड़ा हो सकता था। अगर कोलंबस कामयाब होते तो स्पेन को एशिया का सीधा रास्ता मिल जाता, पुर्तगाल पर बढ़त मिल जाती। साथ ही वो कैथोलिक सम्राट थे, धर्म का प्रचार भी एक मकसद था। तो काफी सोच विचार के बाद, ग्रेनाडा जीतने के बाद 1492 में आखिरकार स्पेन ने हाँ कर दी। हाँ, उन्हें शाही फरमान मिल गया। और फिर शुरू हुई वो यात्रा। 3 जहाज मिले उन्हें, सांता मरिया, पिंटा और नीना। हाँ, सांता मरिया थोड़ी बड़ी थी, कोलंबस उसी पर थे। पिंटा और नीना छोटी, तेज कैरवेल थी। करीब 90 लोगों का क्रू था। 3 अगस्त 1492 स्पेन के पालोस बंदरगाह से वो निकले, मंजिल एशिया। लेकिन किस्मत उन्हें कहीं और ही ले जा रही थी, है ना? यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है। हाँ, क्योंकि सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। 2 महीने से ज्यादा हो गए, अटलांटिक में बस पानी ही पानी। क्रू में बेचैनी फैलने लगी। डर भी लगा होगा। बिल्कुल, खाना कम हो रहा था, विद्रोह का डर था। कहते हैं कोलंबस ने हौसला बनाए रखने के लिए यात्रा की दूरी की 2 लॉगबुक रखी, एक सही अपने लिए और दूसरी में कम दूरी दिखाते थे क्रू को, ताकि वो हिम्मत ना हारे। खैर, आखिरकार 12 अक्टूबर 1492 की सुबह पिंटा जहाज से आवाज आई, जमीन। वो बहामास पहुंचे थे, एक द्वीप पर जिसे स्थानीय ताइनो लोग ग्वानाहानी कहते थे। कोलंबस ने उसे नाम दिया सैन सेल्वाडोर। हाँ, और सबसे जरूरी बात, कोलंबस को पक्का यकीन था कि वो ईस्ट इंडीज पहुंच गए हैं, एशिया का कोई बाहरी द्वीप, जापान, चीन या भारत के आसपास।
इसी चक्कर में उन्होंने आगे क्यूबा का पता लगाया। उन्हें लगा ये चीन का हिस्सा है। फिर हिस्पनियोला द्वीप पहुंचे, जो आज हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक है। वहां उनकी मुलाकात टाइनो लोगों से हुई और क्योंकि वो मानते थे कि वो इंडीज में हैं, उन्होंने इन लोगों को इंडियोस कहा, मतलब इंडियंस। और वो नाम, जो एक गलती पर आधारित था, वो अमेरिका के सभी मूल निवासियों के लिए इस्तेमाल होने लगा। आज भी होता है, हालांकि अब इस पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है, कोलंबस ने कुल 4 यात्राएं की। वो मध्य और दक्षिण अमेरिका के तटों तक भी पहुंचे। लेकिन अपनी किसी भी यात्रा में या बाद में भी उन्होंने कभी ये माना ही नहीं कि ये एक बिल्कुल नया महाद्वीप है, एक नई दुनिया। वो तो मरते दम तक 1506 तक यही मानते रहे कि उन्होंने एशिया का पश्चिमी रास्ता खोज लिया है। हाँ, ये बहुत अजीब लगता है आज सोचने में। सबूत तो सामने आ रहे थे, जमीन का विशाल आकार, लोग, संस्कृति, सब एशिया से अलग था, पर वो अपने आइडिया पर टिके रहे। 1493 में वो स्पेन लौटे। अपने साथ कुछ इंडियंस, सोना, पौधे, पक्षी लाए, सबूत के तौर पर। उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। भले ही उतना सोना मसाला नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी, पर यूरोप में सनसनी फैल गई। उनकी यात्राओं ने अटलांटिक के पार एक दुनिया के दरवाजे खोल दिए यूरोप के लिए। और फिर शुरू हुआ अन्वेषण और उपनिवेशीकरण का दौर। हाँ, यहाँ यह समझना जरूरी है, जिसे यूरोप ने नई दुनिया कहा, वो नई नहीं थी। वहाँ हजारों सालों से लाखों लोग रह रहे थे। उनकी अपनी सभ्यताएं थीं, समाज थे। बिल्कुल। कोलंबस की यात्राओं ने बस इन दो पुरानी दुनियाओं, यूरोप और अमेरिका, को एक साथ ला खड़ा किया। एक ऐसा संपर्क स्थापित किया जो स्थायी था, पर अक्सर बहुत क्रूर भी। स्पेन ने तो फौरन और बड़े अभियान भेजने शुरू कर दिए। मकसद सिर्फ खोजना नहीं था, जमीन कब्जाना, संसाधन निकालना, धर्म फैलाना भी था। हाँ, और देखते ही देखते यूरोपीय उपनिवेश बनने लगे। इसे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं, पर कुछ लोग इसे एज ऑफ कॉन्क्वेस्ट यानी विजय का युग कहना बेहतर समझते हैं, क्योंकि इसमें हिंसा और दमन शामिल था। बिल्कुल। और फिर बाकी यूरोपीय ताकतें भी कूद पड़ी, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, डच। और इस संपर्क का एक बहुत बड़ा नतीजा हुआ, जिसे कोलंबियन एक्सचेंज कहा जाता है। हाँ, इतिहासकार एल्फ्रेड क्रॉसबी ने यह टर्म दिया था। ये सिर्फ चीजों का व्यापार नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल और कल्चरल एक्सचेंज था। पौधे, जानवर, टेक्नोलॉजी, विचार और बीमारियां भी। अच्छा, मतलब दोनों तरफ चीजें गईं। हाँ, जबरदस्त एक्सचेंज था। सोचिए, अमेरिका से यूरोप, अफ्रीका, एशिया क्या गया। आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, कसावा, वनीला, कोको, चॉकलेट जिससे बनता है, तंबाकू। अरे हाँ, आलू और मक्का तो यूरोप में बहुत अहम हो गए। बिल्कुल। इन्होंने वहां की खेती, खान-पान, आबादी सब बदल दिया। खाद्य सुरक्षा बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। और यूरोप से अमेरिका क्या आया? जानवर आए, घोड़े, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गे। फसलें आईं, गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, कॉफी, अंगूर। घोड़ों ने तो नेटिव अमेरिकन लोगों की जिंदगी बदल दी होगी। हाँ, मैदानी इलाकों में शिकार और लड़ाई का तरीका ही बदल गया। टेक्नोलॉजी भी आई, पहिया, धातु के औजार, हथियार। लेकिन इसका एक डरावना पहलू भी था, बीमारियों वाला। हाँ, वो सबसे भयानक था। यूरोपीय अपने साथ चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां ले आए। अमेरिका के लोगों में इनके खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं थी, क्योंकि ये बीमारियां वहां पहले थी ही नहीं। बिल्कुल। नतीजा, भयानक महामारियां फैली, करोड़ों लोग मारे गए। कुछ जगहों पर तो 90% आबादी खत्म हो गई। ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इसने स्वदेशी समाजों को बहुत कमजोर कर दिया। यूरोपीय कब्जा आसान हो गया। ओह, तो इन सब बातों को देखते हुए कोलंबस की विरासत इतनी जटिल क्यों है? मतलब एक तरफ तो उन्हें हीरो माना जाता है। हाँ, पारंपरिक रूप से साहसी नाविक जिसने अटलांटिक पार किया, नई दुनिया खोजी। अमेरिका में कितने ही शहर, नदियां, देश तक उनके नाम पर हैं। कोलंबस डे मनाया जाता है। खोज और हिम्मत का प्रतीक, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ, और ये आवाज अब ज्यादा बुलंद है, उन्हें यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जिसके नतीजे विनाशकारी थे। हाँ, उनकी और उनके बाद आने वालों की वजह से अमेरिका की स्वदेशी सभ्यताओं का शोषण हुआ। उन्हें गुलाम बनाया गया, उनकी जमीनें छीनी गई, उनकी संस्कृति खत्म की गई। और वो बीमारियां, कोलंबस खुद भी जब वो हिस्पानियोला के गवर्नर थे तो उन पर स्थानीय लोगों के साथ क्रूरता के आरोप लगे थे।
गुलामी, टॉर्चर, तो बहुत लोगों के लिए वो विजय, लालच और तबाही का प्रतीक हैं। जिसे एक पक्ष खोज कहता है, वो दूसरे के लिए आक्रमण था। तो ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, हिम्मत की, समुद्री कुशलता की और एक बहुत बड़ी गलतफहमी की, जिसने दुनिया बदल दी। उनका वो यकीन कि वो एशिया पहुंचे हैं, उसने यूरोप को एक ऐसी दुनिया से मिला दिया जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। हाँ, और इसने सब कुछ बदल दिया। पावर बैलेंस, व्यापार, कल्चर, यहाँ तक कि धरती का इकोसिस्टम भी। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये खोजा गया महाद्वीप खाली नहीं था। बिल्कुल नहीं। लाखों लोग थे वहाँ। उनकी अपनी हजारों साल पुरानी समृद्ध संस्कृतियां थीं। कोलंबस का आना तो बस शुरुआत थी। उसके बाद जो हुआ, उसका असर आज तक महसूस होता है। और कोलंबस की विरासत पर बहस आज भी जारी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। सही कहा। और मजे की बात यह है कि अमेरिका का नाम कोलंबस पर नहीं पड़ा, वो अमेरिको वेस्पुची के नाम पर पड़ा, एक और इतालवी खोजकर्ता। अच्छा, क्यों? क्योंकि वेस्पुची ने शायद कोलंबस के बाद यात्रा की और ये पहचाना कि ये वाकई एक नई दुनिया है, एशिया नहीं। ओह, तो ये और भी पेचीदा हो गया। हाँ। तो इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये जानने के बाद कि अमेरिका की खोज एक तरह की गलत पहचान थी और उसके नतीजे इतने मिले जुले और विनाशकारी थे, क्या ये हमें इतिहास की दूसरी महान खोजों को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर करता है? अच्छा सवाल है। क्या ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे याद करते हैं, किसकी कहानी सुनाते हैं और किसके नजरिए से? इस पर जरूर सोचिएगा। Yeah.